नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है पैरामेडिकल कोचिंग वाला के यूट्यूब चैनल पर। आज अपन डिस्कस करने वाले हैं डीएमएलटी सेकेंड ईयर का सिलेबस। इससे पहले वाली क्लास में अपन ने डीएमएलटी फर्स्ट ईयर का सिलेबस डिस्कस किया था, जो भी बच्चे डीएमएलटी फर्स्ट ईयर अभी कर रहे हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट है, तो वो लोग देख सकते हैं। आज की क्लास में अपन डीएमएलटी सेकेंड ईयर का जितना भी सिलेबस है, ठीक है, कौन कौन से टॉपिक्स होते हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं, कितने नंबर का पेपर होता है, क्या क्या मतलब कितने नंबर का पेपर होता है, फिर उसमें प्रैक्टिकल एग्जाम कितने नंबर का होता है, कितने नंबर पासिंग होते हैं, वो सब सारी चीज़ें अपन इसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अपन स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। ठीक, क्लास तो नहीं है, एक तरह से नॉर्मल अपन क्या देखने वाले हैं बेटा, अपन देखने वाले हैं अपना जो डीएमएलटी का सिलेबस है। ठीक है, तो डिप्लोमा सेकेंड ईयर का सिलेबस है वो अपन इसमें डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले अपन देख लेते हैं पैटर्न क्या रहता है बेसिकली कि सर कौन कौन से सब्जेक्ट हैं। तो डीएमएलटी का जो सिलेबस है उसमें अपने पास बेसिकली कितने सब्जेक्ट होते हैं कि सर 5 सब्जेक्ट होते हैं। सेकेंड ईयर में अपने पास कितने होते हैं सर? 5 सब्जेक्ट। इसमें लिख भी रहा है कि सर पेपर 1 है, पेपर 2 है, पेपर 3 है, 4th है और 5th है। ठीक है, तो अपने पास कुल मिला के 5 सब्जेक्ट होते हैं, जो कि मतलब पाँचों ही बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत थोड़े ऐसे ईजी गोइंग नहीं होते। जैसे फर्स्ट ईयर तो क्या बहुत आसान होता है, सब लोग आसानी से पास हो जाते हैं, पर सेकंड ईयर बहुत हार्ड पड़ता है, क्योंकि सेकंड ईयर हार्ड भी होता है। ठीक है, तो इसमें कौन कौन से टॉपिक होते हैं? इसमें अपने पास सबसे पहले एंटरप्रेन्योरशिप एंड प्रोफेशनल मैनेजमेंट। ठीक है, एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब क्या है कि सर जो भी बिजनेस से रिलेटेड सारी चीज़ें हैं, और प्रोफेशनल मैनेजमेंट ये सर बिजनेस को मैनेज करने की। ठीक है ना, जैसे एमबीए की डिग्री करते हैं तो वो क्या होती है सर? मास्टर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन जो होता है वही वैसा वाला से थोड़ा सा इसमें, क्योंकि अपन आगे अपने पास एक स्कोप क्या है कि सर अपने पास लैब खोलने का भी स्कोप है। तो अपन को ये जो जो इसकी जो फाउंडेशन है ये थोड़ी सी पता होनी चाहिए कि एंटरप्रेन्योरशिप क्या है। कि सर एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब क्या है? बिजनेस करना। ठीक है, एंटरप्रेन्योर कौन होता है? जो बिजनेसमैन होता है। ठीक है, तो उसी का थोड़ा सा एक अच्छा वर्ड है बिजनेस का, एंटरप्रेन्योरशिप। तो इसके बारे में क्या प्रॉफिट लॉस होते हैं, कैसे मार्केटिंग करी जाती है, कैसे सेल्स करी जाती है। ठीक है, तो सारी चीज़ें इसमें अपन पढ़ते हैं। उसके बाद है अपना एनवायरमेंटल स्टडीज़, जो ईवीएस जो बचपन से अपन पढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, ये सारे ही जो जितने भी एग्ज़ाम होते हैं ये सब 100 मार्क्स के होते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि सर जितने भी एग्ज़ाम होते हैं सारे 100 नंबर का पेपर होता है। ठीक है, अपना एनवायरमेंटल का भी, एंटरप्रेन्योर का भी, और बाकी जो सब्जेक्ट अभी डिस्कस करेंगे इनका भी। ठीक है, नेक्स्ट आती है अपनी माइक्रोबायोलॉजी इंक्लूडिंग पैरासाइटोलॉजी एंड इम्यूनोलॉजी। ठीक है, अब माइक्रोबायोलॉजी खुद में ही बहुत एक बड़ा सब्जेक्ट है, जिसमें फिर माइक्रोबायोलॉजी को एक अपन जर्नल माइक्रोबायोलॉजी देख लेते हैं, जिसमें स्टेरिलाइजेशन हो गया, अपना बायोमेडिकल हो गया, अपना फिर बैक्टीरिया के बारे में थोड़ा बहुत इसमें अपन देख लेते हैं, स्टेन्स के बारे में अपन देख लेते हैं। उसके बाद अपना माइक्रोबायोलॉजी में फिर अपन इंडिविजुअल सारी जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग पढ़ते हैं माइक्रोबायोलॉजी को। जैसे बैक्टीरियोलॉजी होगी, इसमें बैक्टीरिया के बारे में पढ़ेंगे, वायरोलॉजी होगी, इसमें वायरस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, माइकोलॉजी होगी, इसमें अपन फंगस के बारे में पढ़ते हैं, और पैरासाइटोलॉजी इसमें अपन पैरासाइट के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, उसके बाद एक इसमें एडिशनल सेक्शन और होता है इम्यूनोलॉजी। इसमें अपन इम्यूनिटी और कौन कौन से टाइप की इम्यूनिटी होती है, इम्यूनोग्लोबुलिन्स क्या होते हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें पढ़ते हैं। फिर उनके अराउंड जो भी टेस्ट होते हैं, ठीक है, वो भी अपन इसी में पढ़ते हैं, इम्यूनोलॉजी वाले सेक्शन में। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पैथोलॉजी है और बायोकेमिस्ट्री है। पैथोलॉजी तो अपन ने फर्स्ट ईयर में पढ़ी थी। ठीक है, और पैथोलॉजी में बेसिकली अपन ने हेमाटोलॉजी और क्लिनिकल पैथोलॉजी और ब्लड बैंक पढ़ी थी। पर जो अपनी सेकंड ईयर की जो पैथोलॉजी होती है इसमें अपनी हिस्टोपैथोलॉजी है, थोड़ी साइटोलॉजी है, मॉर्बिड एनाटॉमी, ऑटोप्सी है, तो ये सारी चीज़ें थोड़ी सी इसमें ऐड हो जाती हैं। बाकी कोगुलेशन वाली जो स्टडीज़ होती हैं, कोगुलेशन वाली जो पैथोलॉजी होती है वो भी अपनी सेकंड ईयर में पूछी जाती है। ठीक है, बायोकेमिस्ट्री तो आपको पता ही है, बायोकेमिस्ट्री में जितने भी अपने कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, लिपिड्स होते हैं, इनके बारे में अपन स्टडी करते हैं। इनकी जो साइकिल्स होती हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट में ग्लाइकोलिसिस साइकिल होती है, क्रैब साइकिल होगी, लिपिड्स में फैटी एसिड ऑक्सीडेशन हो गया, कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस हो गया, तो ये सारी साइकिल्स हैं। ग्लाइकोजन का मेटाबॉलिज्म हो गया, तो ये सारी, जैसे प्रोटीन्स में, फिर प्रोटीन में अपनी एक बहुत इंपॉर्टेंट साइकिल होती है यूरिया साइकिल, तो ये सारी साइकिल्स इसमें कवर होती हैं। ठीक है, बाकी प्रैक्टिकल एग्जाम है। अब जैसे अगर आप डिग्री में जाओगे ना, तो डिग्री में ये जो 3 सब्जेक्ट ना, इन तीनों के अलग से प्रैक्टिकल होते हैं, पर अपने डीएमएलटी में ऐसा नहीं है। अपने हॉस्पिटल ट्रेनिंग का प्रैक्टिकल है, एमएलटी इंस्ट्रूमेंट का है, और जो क्लिनिकल प्रैक्टिकल ट्रेनिंग है उसका जो प्रैक्टिकल होता है। ठीक है, तो ये क्लिनिकल जो ट्रेनिंग का प्रैक्टिकल 400 नंबर का होता है, इसका वाइवा 200 नंबर का होता है, और ये दोनों, ठीक है, इसमें से जो अपना एमएलटी इंस्ट्रूमेंट को बेसिकली आपको कुछ इंस्ट्रूमेंट दिखाए जाएंगे, या फिर उन इंस्ट्रूमेंट के बारे में आपसे सवाल पूछे जाएंगे। ठीक है, तो ये वाइवा हो गया, और इसी का ही अपन को एक एग्ज़ाम देना है। बाकी हॉस्पिटल ट्रेनिंग का सिर्फ अपना एग्ज़ाम होता है, वाइवा उसका नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पे लिख भी रहा है वाइवा वॉइस। टोटल अपना 1350 नंबर का अपना सेकेंड ईयर होता है, जिसमें फिर अपने पासिंग मार्क्स मैंने आपको इसमें बताया था कि अपने जितने भी
जितने भी अपने मेडिकल वाले एग्जाम्स होते हैं, ठीक है, कोई सा भी हो, जैसे डिप्लोमा हो, डिग्री हो, एमबीबीएस हो, ठीक है, बीएमएलटी, डीएमएलटी, बी फार्मा, नर्सिंग, सब में क्या है अपने अराउंड 50%, ठीक है। और ये कलर शायद आपको नहीं दिख पा रहा होगा, ठीक है, तो अपना कितना 50%, 50% पासिंग होता है, ठीक है। कहीं कहीं 45 भी है, जैसे डीएमएलटी में 45 का भी रूल होता है, 50 to 45%, 45 to 50% इतना पासिंग होता है, ठीक है। ऐसे नहीं होता जैसे अपने स्कूल कॉलेज में तो कितना 33, 100 में से अपन को कितना चाहिए होता था पास होने के लिए, तो 33% चाहिए होता था, ठीक है। अब यहाँ पे ऐसा नहीं होता था, इसमें क्या है आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, बैकें बहुत लगती हैं, खासकर सेकेंड ईयर में, क्योंकि 5 सब्जेक्ट होते हैं। और ये जो एंटरप्रेन्योरशिप है इसमें भी काफ़ी लोगों की बैक लगती है। एनवायरनमेंट तो चलो आप कर लोगे, एनवायरनमेंट तो अपन बचपन से पढ़ते जा रहे हैं, पॉल्यूशन वॉल्यूशन होता है, पर जो एंटरप्रेन्योर वाला जो टॉपिक है, एंटरप्रेन्योरशिप एंड प्रोफेशनल मैनेजमेंट, ये थोड़ा टफ बैठता है। बाकी सेकेंड ईयर में माइक्रोबायोलॉजी काफ़ी टफ लगती है लोगों को, बायोकेमिस्ट्री फिर भी साइकिल्स आप याद कर सकते हो, पैथोलॉजी में भी हिस्टोपैथोलॉजी याद कर सकते हो, माइक्रोबायोलॉजी बहुत टफ लगती है। तो ये सारी चीज़ें आपको सही तरीके से पढ़नी पड़ेंगी। अब जो एंटरप्रेन्योरशिप है और एनवायरमेंटल मैनेजमेंट है, और या फिर बाकी जो भी सब्जेक्ट हैं, अगर आप मतलब सही तरीके से और बिना कोई झंझट के अगर पढ़ना चाहते हो तो फिर PCW का जो ऐप है हमारा, PCW प्लस जो प्ले स्टोर पे ऐप है, उसको ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पे क्या है, ये जो 3 सब्जेक्ट हैं, बायोकेमिस्ट्री, पैथोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, इनको डिटेल में विद नोट्स, विद टाइप नोट्स सब पढ़ाया गया है। और एंटरप्रेन्योरशिप और एनवायरनमेंट के आपको नोट्स प्रोवाइड करे गए हैं, ठीक है, क्योंकि इतने हार्ड टॉपिक भी नहीं कि इनको इंडिविजुअली इनको पढ़ाया जाए, ठीक है। तो इसका जो सिलेबस है वो आप देख सकते हो, ये जो PDF है ये प्रोवाइड कर दी जाएगी। मैं आपको मेन जो अपने सिलेबस हैं, जो अपने टॉपिक वाले सिलेबस हैं, उनको पढ़ाता हूँ, जिसमें से अपना पहला कौन सा है, इसमें पहला है अपना माइक्रोबायोलॉजी, ठीक है। तो माइक्रोबायोलॉजी का जो सिलेबस है ये मैं आपको बता देता हूँ। बाकी जो एनवायरनमेंट का है और उनका भी सिलेबस में इंक्लूडेड है, ठीक है। ये वाली सिलेबस की PDF आप डाउनलोड कर सकते हो टेलीग्राम ग्रुप से, या फिर अगर आप इस PDF को डाउनलोड नहीं करना चाहते और तो RPMC की साइट से भी ये सिलेबस डाउनलोड कर सकते हो, ताकि आपको एक आइडिया रहे। हाँ, तो ये सारे जो टॉपिक्स होते हैं ये एंटरप्रेन्योर के टॉपिक हैं, ठीक है, ये सब पूछे जाते हैं। बाकी एंटरप्रेन्योर काफ़ी बड़ी है, मार्केटिंग, ट्रेडिंग, सब कुछ आपको सीखना है इसमें। एनवायरनमेंट में कोई पॉल्यूशन है, इकोलॉजी, लैंड पॉल्यूशन, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट, ये सारी चीज़ें इसमें अपन पढ़ते हैं, ठीक है। अब अपन चलते हैं अपने मेन जो 3 सब्जेक्ट हैं। 3 सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, बाकी वो 2 भी इंपॉर्टेंट है, 5 उनमें ही होना पड़ेगा, पर ये क्या आपकी नॉलेज के लिए और आपके आगे जाके करियर के लिए, प्रोफेशनल के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। तो इनमें वही मैंने आपको बताया कि इनमें अपन जैसे माइक्रोबायोलॉजी है, तो माइक्रोबायोलॉजी का अपन ने देखा था कि सर तीनों, अभी अपन ने देखा कि जर्नल एक माइक्रोबायोलॉजी की, जिसमें अपन थोड़ा जर्नल देखेंगे, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, उनका स्टेरिलाइजेशन कैसा होता है, फिर बैक्टीरिया, वायरस, पैरासाइट और फंगस के अराउंड अपन चलते हैं, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले अपन ह्यूमन पैरासाइटोलॉजी है, ठीक है। अब इसमें क्या है, जो साइट पे जो ऑर्डर है वो इस तरीके से दे रखा है, तो मैं भी आपको इस तरीके से बता रहा हूँ। नहीं तो सबसे पहले अपन जनरल माइक्रोबायोलॉजी पढ़ते हैं, तो यहाँ पे अपने क्या है, सबसे पहले पैरासाइटोलॉजी का दे रखा है, ठीक है। नहीं तो अपन को जर्नल स्टार्टिंग में देखनी चाहिए वैसे तो, अगर सही तरीका तो ये, ठीक है। तो ह्यूमन पैरासाइटोलॉजी में क्या है, तो प्रोटोजोआ हैं, जितने भी प्रोटोजोआ हैं उनका क्लासिफिकेशन, उनकी लाइफ, अब पैरासाइटोलॉजी में लाइफ साइकिल बहुत एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, ठीक है। बाकी बैक्टीरिया की लाइफ साइकिल से अपन को कोई मतलब नहीं है, वायरस की लाइफ साइकिल से अपन को कोई मतलब नहीं है, और फंगस की लाइफ साइकिल से अपन को कोई मतलब नहीं है, पर जो पैरासाइट्स होते हैं उनकी लाइफ साइकिल बहुत इंपॉर्टेंट मैटर करती है, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन, मॉर्फोलॉजी, लाइफ साइकिल, लैब डायग्नोसिस, और लैब डायग्नोसिस भी अपने लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, पर ये सब शॉर्ट में पढ़ना है, आपको ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना। किसका, जो भी प्रोटोजोआ है, जैसे एंटामीबा हिस्टोलिटिका, जियार्डिया इंटेस्टिनलिस, मलेरिया पैरासाइट, ट्राइकोमोनास, लीशमानिया और ट्रिपोनोमास और टॉक्सोप्लाज्मा, तो इनके अपन को सबके, अब जैसे ये जो चीज़ लिखी हुई है, क्लासिफिकेशन, मॉर्फोलॉजी, लाइफ साइकिल और डायग्नोसिस, ये अपन को सबकी पढ़नी पड़ेंगी, जो जो अपने सिलेबस में मेंशन है। उसके बाद है निमेटोड्स, ठीक है। निमेटोड्स आगे, निमेटोड्स का भी वही, निमेटोड्स का अपन को वही क्लासिफिकेशन, मॉर्फोलॉजी, लाइफ साइकिल, ठीक है, डायग्रामेटिक और डायग्नोसिस। इसमें अपन को डायग्राम भी खूब सारे, जो लाइफ साइकिल है उसको ऐसे नहीं आप लिख रहे हो कि हाँ इसके बाद ये, उसकी एक लाइफ साइकिल है, एक वो डायग्राम बोल दो, या फिर वो साइकिल आपको बेसिकली बनानी होती है, तो डायग्रामेटिक का मतलब यहाँ पे वही है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, किसकी, एस्कैरिस की, एनकाइलोस्टोमा डुओडेनी, एंट्रोबियस वर्निकुलरिस, ट्राइकरिस, स्ट्रोंगुलॉइडिस और ड्रैकेनकुलस और वुचरेरिया बैंक्रॉफ्टी और उकेनेरिया, ठीक है। तो ये जितने भी पैरासाइट हैं इनकी बेसिकली अपन को क्लासिफिकेशन, मॉर्फोलॉजी और लाइफ साइकिल पढ़नी। नेक्स्ट है अपना प्लेटी हेलमिंथीस में कौन कौन से आते हैं कि सर, प्लेटी हेलमिंथीस में टीना सोलियम, टीना सैजिनाटा,
हेमाइनोलिपिस नाना, एच नाना भी बोलते हैं, और एखाइनोकोकस ग्रैनुलोसिस। तो इन सब की वही मैंने बताया ना आपको कि क्लासिफिकेशन, मॉर्फोलॉजी, लाइफ साइकिल और लैब डायग्नोसिस, इस तरीके से ही आपको या फिर इस पैटर्न में आपको पढ़ना है। नेक्स्ट अपना सिस्टमिक बैक्टीरियोलॉजी, हम यहाँ से अपनी बैक्टीरियोलॉजी स्टार्ट होती है, ठीक है। नेक्स्ट अब क्या स्टार्ट होती है बेटा, यहाँ से बैक्टीरियोलॉजी, अपन को क्या है बैक्टीरिया के बारे में पढ़ना है। फिर बैक्टीरिया का अब यहाँ पे क्या कल्चर, अपन बैक्टीरिया का कल्चर भी कर सकते हैं, तो एक चीज़ अपन को एक्स्ट्रा कल्चर पढ़नी पड़ती है, ठीक है। तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया को, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया का मॉर्फोलॉजी, कल्चर, आइडेंटिफिकेशन और लेबोरेटरी डायग्नोसिस। जैसे ग्राम पॉजिटिव में स्टेफाइलोकोकस है, ठीक है। कोकाई की बात हो रही, कोकाई जो कि स्फेरिकल शेप के होते हैं, स्टेफाइलोकोकस है, स्ट्रेप्टोकोकस है, नीमोकोकस है और निजेरिया है। निजेरिया ग्राम नेगेटिव है और बाकी तीनों ग्राम पॉजिटिव है, ठीक है। नेक्स्ट फिर ग्राम नेगेटिव बैसिलाई, ग्राम नेगेटिव बैसिलाई जैसे उनकी मॉर्फोलॉजी, क्लासिफिकेशन, ये सब चीज़ें अपन को देखनी है, ठीक है। मॉर्फोलॉजी, कल्चर, बायोकेमिकल डायग्नोसिस, लेबोरेटरी डायग्नोसिस किसका, इकोलाई का, क्लेप्सिला, एंटेरोबैक्टर, प्रोटियस, साल्मोनेला, शिगेला, विब्रियो, ठीक है। तो यहाँ पे जो अपने सिलेबस में लिखे हुए हैं ना, वही वाले पैरासाइट और वही वाले अपन को बैक्टीरिया अपन को पढ़ने हैं। अपन को इनके अलावा बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं, अपन को उनको नहीं छेड़ना है, उनको नहीं पढ़ना है। सिलेबस के अकॉर्डिंग अपन को चलना है, बढ़िया, ठीक है। बाकी फास्ट एडियस कौन होते हैं, जिनको एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट की ज़रूरत होती है, ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनको एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट की ज़रूरत होती है, तो वो वाले फास्ट एडियस जो ग्राम पॉजिटिव बैसिलाई होंगे, जैसे कि बैसिलस हो गया, क्लोस्ट्रीडियम हो गया, कॉर्निबैक्टीरियम हो गया, इनके अपन को वही मॉर्फोलॉजी, कल्चर, क्लासिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन, लैब डायग्नोसिस, ठीक है। बाकी फिर उसके बाद स्पायरोकीट्स हो गया, माइकोबैक्टीरियम हो गया, इनकी मॉर्फोलॉजी और सीरोलॉजिकल क्लासिफिकेशन हो गया, इनका वही डायग्नोसिस हो गया, ठीक है। ये सब सारी चीज़ें ऐप पर तरीके से पढ़ाई गई हैं, ठीक है। उसके बाद है वायरोलॉजी, वायरोलॉजी में क्या सर, वायरस के बारे में जर्नल, कैरेक्टर एंड क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, ह्यूमन। फिर उसके बाद दो इसमें इंपॉर्टेंट वायरस, अब वायरस भी बहुत सारे हैं, ठीक है। अगर आप पढ़ने जाओगे मिक्सो वायरस, पैरा मिक्सो वायरस, ठीक है, इन्फ्लुएंजा वायरस, खूब सारे वायरस होते हैं, रेबीज वायरस। पर अपने इंपॉर्टेंट क्या है सर, अपने HIV और हेपेटाइटिस इंपॉर्टेंट है DMLT में, ठीक है। उसके बाद फिर अपनी इम्यूनोलॉजी आ जाती है, इसमें एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शंस होती हैं, जैसे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो गई, ठीक है। उसके बाद अपनी एग्लूटिनेशन रिएक्शन हो गई, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन होगी, तो ये सारी क्या होती हैं, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होती हैं, ठीक है। तो ये अपन को पढ़नी है, इसके प्रिंसिपल, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन वही एलाइजा और वो सब आ जाते हैं, ठीक है। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन सीरोलॉजिकल टेस्ट जैसे प्रेसिपिटेशन है, एग्लूटेशन है, कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन टेस्ट है, न्यूट्रलाइजेशन है, एलाइजा है, ठीक है। एलाइजा बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर एलाइजा और रिया जो रेडियो इम्यूनो एसे, इन पे इंडिविजुअल क्वेश्चन भी आता है, ठीक है। रेडियो इम्यूनो एसे और एलाइजा पे तो कंटिन्यूसली क्वेश्चन पूछा जाता है बार बार, ठीक है। तो ये भी हम मतलब मैं आपको बताऊंगा, और ऐप पे भी ये मतलब आपको क्लास अपलोड करी जाएगी, बताया जाएगा इसमें कौन कौन से टॉपिक से कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। बाकी हाइपर सेंसिटिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है, रेगुलरली हाइपर सेंसिटिविटी, इसमें फर्स्ट और फोर्थ वाली जो हाइपर सेंसिटिविटी होती है उस पर आप अगर मेरा भरोसा नहीं कर रहा तो आप पेपर जाके देख लो, फर्स्ट और फोर्थ पे तो कंटिन्यूसली क्वेश्चन पूछे जा रखे हैं, ठीक है। नेक्स्ट अपना पैथोलॉजी, अब सेकंड ईयर से क्या पैथोलॉजी का सिलेबस थोड़ा चेंज हो जाता है। फर्स्ट ईयर में क्या था, क्लिनिकल पैथोलॉजी थी और हेमाटोलॉजी थी। अगर रियल में देखें तो पैथोलॉजी के अंदर ही हेमाटोलॉजी और क्लिनिकल पैथोलॉजी आती है। पर अब थर्ड ईयर में क्या है, क्योंकि सब्जेक्ट ज़्यादा है, सॉरी सेकंड ईयर में क्या है, सब्जेक्ट ज़्यादा है, तो पैथोलॉजी अलग से अपना मतलब सब्जेक्ट बन गया है, जिसमें वही हिस्टोपैथोलॉजी आती है बेटा, साइटोलॉजी आती है, मॉर्बिड एनाटॉमी मतलब ऑटोप्सी, जो कि मरे हुए जो टिश्यू हैं उनके अपन को बेसिकली अपन को प्रोसेसिंग करनी है, ठीक है। तो हिस्टोपैथोलॉजी में वही जनरल प्रिंसिपल हो गए, पैथोलॉजिकल वर्क हो गया, कलेक्शन हो गया, ग्रोसिंग हो गई, फिर उसकी नंबरिंग हो गई, फिक्सेशन हो गया, फ्रोजन सेक्शन हो गया, और डी कैल्सिफिकेशन हो गया। जो भी कैल्सिफाइड टिश्यू होते हैं जैसे बोन उनका अपन को उनमें से जो कैल्शियम है उसको हटाना होता है, बेसिकली उनको सॉफ्ट बनाना होता है। फ्रोजन सेक्शन हो गया, फिक्सेटिव हो गए, तो ये सारी चीज़ें आती हैं, ठीक है। उसके बाद टिश्यू प्रोसेसिंग हो गई, ठीक है, मेकिंग ऑफ ब्लॉक। मॉर्बिड एनाटॉमी में या और हिस्टोपैथोलॉजी दोनों में कॉमन है, ये दोनों में आते हैं, ठीक है। मॉर्बिड एनाटॉमी का मतलब और कुछ नहीं है, मॉर्बिड एनाटॉमी का मतलब बस इतना सही है, ऑटोप्सी, ठीक है। बाकी जो प्रोसेसिंग होती है सब कुछ सेम होती है, ठीक है। फिक्सेशन हो गया, डिहाइड्रेशन, क्लियरिंग, इम्प्रेगनेशन, ठीक है। मेकिंग ऑफ ब्लॉक, सेक्शन, अपन को सेक्शन बनाने हैं, फिर उसके बाद उसकी डिफरेंट स्टेन को अपन को पहले स्टेनिंग का प्रिपरेशन करना है, स्टेन कैसे बनती है, फिर उनसे स्टेनिंग करनी है, जिसमें अपनी मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है कौन सी, HNE, जिसको अपन को पढ़ना है। HNE सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डिग्री में स्पेशल स्टेन्स भी होती हैं, यहाँ पे भी हैं, पर आपके इतने इंपॉर्टेंट नहीं है कि स्पेशल स्टेनिंग टेक्निक्स भी होती हैं, इम्यूनोहिस्टोकेमिकल एंड इम्यूनोसाइटोकेमिकल स्टेनिंग्स भी होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट अपना हेमाटोलॉजी में आप देखो अपन ने लगभग सारी हेमाटोलॉजी फर्स्ट ईयर में पढ़ ली थी, कुछ टॉपिक्स बच गए थे। कौन से टॉपिक बच गए थे बेटा,
ये वाले, ठीक है, जो भी अपने ब्लीडिंग वाले कोगुलेशन डिसऑर्डर वाले जो टॉपिक थे उनको अपन यहाँ पे कवर कर लेते हैं सेकंड ईयर में। कौन से टॉपिक हैं सर? ये कि जो भी अपना BT-CT होता है, आपने कभी देखा हो कलेक्शन में गए होंगे तो BT फर्स्ट ईयर में गए होंगे तो BT-CT करते हैं अपन थ्रोम्बिन टाइम, PT और APTT। जो PT वाली वाइल भी पढ़ा हुआ, जैसे ब्लू कलर की PT सब जगह सुना होगा, तो PT वाली वाइल में उसमें ही ब्लड लेते हैं, ठीक है। और म्यूजियम टेक्निक के म्यूजियम के अंदर कोई भी जैसे ऑर्गन है, ठीक है, जैसे कोई भी एक स्पेशल ऑर्गन है उसको म्यूजियम में कैसे रखना है, तो वो उसकी टेक्निक होती है। पहले अपन प्रिपरेशन करते हैं स्पेसिमेन का, फिर उसका फिक्सेशन करते हैं, ठीक है, फिर स्पेसिमेन का प्रिपरेशन करते हैं, फिक्सेशन करते हैं, माउंटिंग करते हैं, फिर उसके बाद उसको जो भी मेडिकल लेबोरेटरी है, म्यूजियम है, उसके अंदर उसका मेंटेनेंस है, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन उसका मेंटेनेंस होता है, ठीक है। नेक्स्ट है अपना बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री का तो सिलेबस है वो नॉर्मल सही है, मतलब इतना कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है। तो सबसे पहले डाइजेशन एब्जॉर्प्शन कार्बोहाइड्रेट का अपन देख लेते हैं, फिर प्रोटीन्स का, ठीक है, डाइजेशन एब्जॉर्प्शन प्रोटीन अमीनो एसिड ठीक है, यूरिया का फॉर्मेशन और कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन का पूरा मेटाबॉलिज्म यहाँ पे हो जाता है, ठीक है। उसके बाद है लिपिड्स का, ठीक है, ये कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन और लिपिड हो गए अपने पूरे, इसी में ही सारी चीज़ें हो रही हैं, ठीक है। नेक्स्ट फिर उसके बाद मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स होते हैं। अब जो ये मेटाबॉलिज्म हो रहा है इसके डिसऑर्डर्स, ठीक है, एसोसिएटेड विद न्यूक्लिक एसिड और न्यूक्लिक एसिड मेटाबॉलिज्म और गाउट। गाउट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि कंटिन्यूसली पूछा जाता है। उसके बाद किडनी फंक्शन टेस्ट है। अब क्योंकि अपन क्या है LT वाले हैं तो अपनी क्या है अभी, नहीं तो नॉर्मल बायोकेमिस्ट्री में, तो मेडिकल बायोकेमिस्ट्री भी यहाँ से स्टार्ट होती है। नॉर्मल बायोकेमिस्ट्री में तो अपन इतना पढ़ लेते हैं कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन और लिपिड। मेडिकल बायोकेमिस्ट्री में लिपिड, लिवर, किडनी फंक्शन टेस्ट होता है, ठीक है, लिवर फंक्शन टेस्ट है, कार्डिक प्रोफाइल है जिसमें अपना CK-MB, CK-NAT, ट्रोपोनिन और ये सब, मायोग्लोबिन, ये सब आते हैं, ठीक है। फिर अमाइलेज और जो पैनक्रेटिक एंजाइम होते हैं, अमाइलेज और लाइपेज, उनके बारे में। केमिस्ट्री ऑफ ब्लड, ब्लड में कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स हैं उसके बारे में देखते हैं। कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ गैस्ट्रिक जूस, फिर वही गैस्ट्रिक जूस है वो किसके, मतलब गैस्ट्रिक जूस में कितना HCl है, HCl कम तो नहीं, एक क्लोरेडिया बोलते हैं इसको, HCl कम हो जाता है, बनना बंद हो जाता है, तो फिर से डाइजेशन नहीं होगा। और इसकी डायग्नोस्टिक इंपॉर्टेंट। फिर उसके बाद प्रिंसिपल ऑफ स्पेशल इन्वेस्टिगेशन, रिया, एलाइजा और कैमिल्यूमिनेंस ऐसे, ठीक है। कैमिल्यूमिनेंस ऐसे से ही जो सेमी ऑटोज होती हैं, अब आजकल कुछ सेमी ऑटो से मेजर कर रही हैं, ठीक है, सॉरी सेमी ऑटो नहीं, फुल्ली ऑटो। बाकी एलाइजा और रेडियोमिनो ऐसे अपन इसमें पढ़ते हैं, ठीक है। तो अपना जो सेकंड ईयर का जो सिलेबस होता है वो, जिसमें अपना बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी और पैथोलॉजी वाला, वो यहाँ पे कंप्लीट होता है। ये सारे जो जितना भी सिलेबस है उनको आप अच्छी तरीके से और सही तरीके से, ठीक है, यहाँ पे भी है थोड़ा सा अपना नॉर्मल वैल्यूज़, नॉर्मल रेंजेस अपन पढ़ते हैं। ऑटोमेशन, क्लिनिकल इन्वेस्टिगेशन जो भी ऑटो एनालाइजर है, फिर अपना सेमी ऑटो है उसके बारे में, उसमें क्या क्या एरर्स हो सकते हैं उसका QC देखते हैं। फिर रिकॉर्डिंग ऑफ पेशेंट डेट, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी हैं कुछ इसमें, कुछ अपने कुछ नॉलेज वाले टॉपिक भी हैं, और इसमें से कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं वो भी सब अपन डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अगर आप ये जो टॉपिक्स हैं या फिर सेकेंड ईयर का पूरा सिलेबस या फिर पूरा बैच ज्वाइन करना चाहते हो और अच्छी तरीके से समझना चाहते हो सारी चीज़ों को, ताकि आपको जो बस पास नहीं होना, आपको आगे जैसे आगे अगर राजस्थान की बात करें तो आगे जाके वैकेंसी जो निकलेगी वो एग्ज़ाम के बेसिस पे निकलेगी। तो अब आप वहाँ पे ऐसे नहीं कि परसेंटेज के बेस पे, 12th की परसेंटेज के बेस पे या फिर फर्जीवाड़े से आप आगे आगे बढ़ सकते हो। क्योंकि मान लो अगर आप एग्ज़ाम में भी अगर मान लो अच्छे से पास हो जाते हो, पर अगर आपको नॉलेज अच्छी नहीं होगी तो आप जो वैकेंसी एग्ज़ाम है उसमें कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। अगर आप बैच ज्वाइन करना चाहते हो तो PCW+ ऐप है, ठीक है, प्ले स्टोर पे, वहाँ उसको इंस्टॉल करके बैचेस को ज्वाइन कर सकते हो। और ऐसी और सिलेबस से रिलेटेड और टॉपिक से रिलेटेड वीडियोस को देखने के लिए पैरामेडिकल कोचिंग वाला जो यूट्यूब चैनल है इसको सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकॉन दबा देना, ताकि कोई भी जैसे कोई भी वीडियो आए, जैसे मान लो आपके प्रैक्टिकल एग्जाम आ रहे हैं तो वो ग्राम स्टेन पढ़नी है, कोई स्टेन पढ़नी है, तो वो सारी चीज़ें रेगुलरली जो ऐप है उस पर डाली जा रही हैं। या फिर आप कोई भी वैकेंसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो जो लाइव क्लासेस भी मतलब हैं इस पर बहुत सारी, जिनमें मैंने खुद ने क्वेश्चन सॉल्व कराए, ठीक है। पहले भी टीचर्स ने क्वेश्चन सॉल्व करा रखे हैं, तो आप वो क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, उन वीडियोज़ को देख सकते हो, ठीक है। बाकी वीडियोज़ में जो भी टॉपिक्स हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ग्राम स्टेनिंग हो गई, ZN स्टेनिंग हो गई, जर्म सेल थ्योरी हो गई, कॉस पोस्टुलेट हो गए, ठीक है, और जो पैथोलॉजी के भी जो भी टॉपिक्स हैं उनको मैंने खुद ने पढ़ाया है, ठीक है। ऑटोमेशन है, ऑटोक्लेव है, काफ़ी सारे टॉपिक हैं। उनको देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना। थैंक यू सो मच।